फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, द्वारिकाधीश मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपका रखा गया है गुजरात, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी पंजाब एंड डी असम। दोस्तों आप जानते हैं द्वारिकाधीश मंदिर ऑप्शन नंबर ए पे जाता है, गुजरात में स्थित है। गुजरात का दोस्तों देवभूमि जिला है, देवभूमि जिले में यह मंदिर है आपकी, देवभूमि जिला गुजरात में दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो है आपकी फेमस मंदिर से या फिर फेमस जो पर्यटन स्थल है, आप जानते होंगे उसको KBGY, याद करिए कब गया। इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ये चार धाम है उत्तराखंड की, ये फेमस हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज पंजाब। पंजाब की बात करें दोस्तों, पंजाब में दुर्गियाना मंदिर, दुर्गियाना मंदिर आपको जो फेमस मंदिर है वो कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में दुर्गियाना मंदिर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी असम की बात करते हैं दोस्तों। असम के दोस्तों सबसे फेमस मंदिर असम की जो है कामाख्या देवी मंदिर है। आप जानते होंगे कामाख्या देवी मंदिर असम की फेमस मंदिर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। दोस्तों आप जानते हैं अजंता की गुफाएं ऑप्शन नंबर बी पे जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों अजंता की गुफाएं के साथ साथ एलोरा की गुफाएं भी, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। ध्यान दीजिए, इन दोनों गुफाओं को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की दर्जा दे दिया गया था। इन दोनों गुफाएं, एलोरा गुफाएं एंड अजंता गुफाएं, दोनों को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की दर्जा दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों हम। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी एंड लेटराइट मिट्टी। दोस्तों आप जानते हैं सर्वाधिक उपजाऊ वाली मिट्टी जो भारत में है जलोढ़ मिट्टी है। यह जो नदियों के कटान से बनती मिट्टी, यह जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों। इसमें जो होती है ना, मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है, पोटास की अधिकता होती है दोस्तों। उसका नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्द्रता की कमी होती है दोस्तों। यह मिट्टी होती है ज़्यादातर गेहूं, धान के या आलू के लिए उपजाऊ ज़्यादा होती है दोस्तों। इसी की बात करते हैं दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम कहते हैं रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं दोस्तों। इसमें आयरन की अधिकता होती है, आयरन के साथ साथ इसमें चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, चूना जो होती है और एल्युमिनियम की होती है और मैग्नीशियम की अधिकता होती है दोस्तों। इस मिट्टी का जो है अधिक उपयोग किया जाता है कपास खेती के लिए, कपास खेती के लिए मिट्टी अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की बात करें दोस्तों तो इसकी जो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमियाँ होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन इस लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लेटराइट मिट्टी। यह दोस्तों यह मिट्टी जो है चाय, इलायची और काजू के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कौन राज्य करता है? ऑप्शन आपके सामने रखेगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड बिहार। तो जानते हैं दोस्तों भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो करता है उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या कहा गया है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कहा गया है, तब अब यह ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब। पंजाब में प्रति हेक्टेयर की उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन पंजाब करता है। उसके बाद बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन करता है लेकिन हेक्टेयर की दृष्टि से नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं भारत में जो है भारत विश्व का 12% गेहूं का उत्पादन करता है। कितना परसेंट? 12% विश्व का उत्पादन गेहूं का भारत करता है। आप ध्यान दीजिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, निम्न में से नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, अंडा उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन एंड टमाटर का उत्पादन। तो दोस्तों आप जानते हैं नीली क्रांति जो संबंधित है मत्स्य उत्पादन से है। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस पर, अंडा उत्पादन जो है वो रजत क्रांति से संबंधित है, रजत क्रांति से संबंधित है अंडा उत्पादन। इसके बाद बात करते हैं झींगा मछली उत्पादन की। झींगा मछली उत्पादन जो करती है दोस्तों गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन जो है डी टमाटर का उत्पादन, टमाटर का उत्पादन जो करता है लाल क्रांति, लाल क्रांति जो है टमाटर उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन आपके सामने रखा है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान केंद्र कहाँ स्थापित है? राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान केंद्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है गोरखपुर, कोयम्बटूर, पुणे एंड देहरादून। दोस्तों आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी कोयम्बटूर इज राइट आंसर। ऑप्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी यानी पुणे की बात करते हैं तो केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र आपका पुणे में है। उसके बाद बात करते हैं देहरादून की दोस्तों, तो देहरादून जो है आपकी मिट्टी एवं जल संरक्षण का अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। अब बात आ गई देहरादून की, देहरादून किसका? उत्तराखंड की कैपिटल है। उत्तराखंड कैपिटल कौन है? यूके की कैपिटल देहरादून है। जब यूके में आ गए हैं आप तो चार ध्यान दीजिए उसको, कब गया ध्यान दीजिए, उत्तराखंड में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम।
दोस्तों क्वेश्चन आपका जो है वो है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम कैसा रहेगा। ऑप्शन है मौसम साफ रहेगा, आंधी आएगा, वर्षा होगी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि मौसम जो बैरोमीटर का पाठ्यांक होता है वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका राइट आंसर होगा मौसम साफ रहेगा। यदि उसका जो पाठ्यांक होता है सडन मतलब तेज़ी से नीचे गिरे, अगर पाठ्यांक तेज़ी से नीचे गिरे तो संभावना होती है उसमें आंधी आएगी। यदि धीरे धीरे मौसम का बैरोमीटर पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आ रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है दोस्तों, तो वर्षा होती है। ये आप ध्यान दीजिए, अगर स्लाइडली आ रही है नीचे तो वर्षा होगी पाठ्यांक, अब सडन अगर नीचे आ रही पाठ्यांक तो आपका आंधी आएगा। दोस्तों बैरोमीटर की बात आई है तो बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मापता है। अगर वायुमंडलीय दाब जो होती है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है आपका घटता है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दोस्तों घटता है। इन बातों को आप याद रखिए, ध्यान दीजिए। क्यों? इसी वजह से जो वायुयान में जो लोग बैठते हैं उनको अपनी पेन को ले जाने के लिए मना किया जाता है कि पेन का रिफिल निकाल दिया जाए, ताकि वहाँ अगर वायुमंडलीय दाब होता है तो उसको जो पेन की रिसाव हो जाती है दोस्तों। और पहाड़ियों पर खाना पकाना भी इसी की वजह से कठिनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन आपको सामने रखा गया है, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र की पानी का अपेक्षित घनत्व होता है। ऑप्शन है बराबर, दूसरा है कम, सी ऑप्शन ज़्यादा एंड बहुत कम। तो दोस्तों जो सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों यही कारण है कि सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र के जल में आपको तैरना आसान होगा। समुद्र के जल में आप आसानी से तैर सकते हैं यदि आप सीखे हैं तैरना तो समुद्र के जल में जो सामान्य पानी है उससे आप आसानी से तैर सकते हैं। दोस्तों अपेक्षित घनत्व जो होता है, अपेक्षित घनत्व का मान RD का मान अगर बढ़ेगा तो वस्तु की तैरने की संभावना जो होती है वो अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम। आपका क्वेश्चन है, अवश्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। दोस्तों ऑप्शन है ए 20 हर्ट्ज से कम, बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं अवश्रव्य तरंगे जो होती है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। इन तरंगों को मनुष्य की कान नहीं सुन सकता दोस्तों। अवश्रव्य तरंगों को यह तरंगे बहुत बड़ी वाद्य यंत्रों से उत्पन्न की जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन, इसको श्रव्य तरंगे कहते हैं। श्रव्य तरंगे इसको मनुष्य का कान सुन सकता है दोस्तों, श्रव्य तरंगे। ऑप्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी ये जो है आपका पराश्रव्य तरंगे हैं। पराश्रव्य तरंगे को मनुष्य कान नहीं सुन सकता है, इसको कुत्ते, बिल्ली एंड चमगादड़ सुन सकते हैं दोस्तों। इसकी जो है फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत हाई, टू मच हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होती है दोस्तों। एंड तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा का मान बहुत कम होता है। तरंग दैर्घ्य का मान जब छोटी होगी दोस्तों तो इसको ट्रांसमिशन में बहुत दूरी तक हम भेज सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिशन में उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों की। उसके बाद अब इसको जो है ट्यूमर की जो है इलाज में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मनुष्य के दांत टूटना शुरू हो जाता है जब मुंह का pH मान कम हो जाता है। जब मुंह का pH मान होता है ऑप्शन नंबर ए 5.5 से कम, 6 से 7 के मध्य, 7 के ऊपर, मुख के pH मान पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए पर जाता है। 5.5 से अगर pH मान मुख का कम हो जाएगा तो मुख के दांत जो है टूटना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। क्यों टूटता है उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं दोस्तों। शरीर के सबसे कठोर जो पदार्थ है वो आपका इनेमेल है। इनेमेल यानी जो मस्कुर होते हैं आपका सबसे कठोर पदार्थ होते हैं दोस्तों। ये जो है साधारण पानी से कुछ रिएक्शन नहीं करते हैं। यदि मुख का अम्लीयता बढ़ जाती है तो इनका क्षयन होने लगता है। इनका मुख की अम्लीयता बढ़ने से इनका क्षयन होता है। जो इनेमेल बने होते हैं दोस्तों वो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। आप ध्यान दीजिए, इनेमेल जो होते हैं कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के इनेमेल बने होते हैं। आप इन बातों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। तो ऑप्शन आपके सामने रखे गए अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत एंड लार ग्रंथियां। तो दोस्तों आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथियां दोनों रूप से कार्य करता है। उसके बाद बात करते हैं अग्नाशय की दोस्तों। यह शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है, सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है। यहीं यकृत भैया जी हैं, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अग्नाशय है। जो यकृत की वजन होती है दोस्तों 1.5 kg से 2 kg की, 1.5 kg से 2 kg यकृत की वजन होती है। अब बात आती है छोटी आंत ऑप्शन नंबर सी की। तो छोटी आंत के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। छोटी आंत जो होता है यह भोजन की पाचन क्रिया में पूर्ण करता है। भोजन की पाचन क्रिया को छोटी आंत पूर्ण करता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों की बात करते हैं दोस्तों। लार ग्रंथियां मनुष्य में 3 जोड़ी पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है मनुष्य में 3 जोड़ी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम।
क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन से है आपके सामने, ए ऑप्शन 26 नवंबर, बी 2 जून, सी 1 मई एंड डी ऑप्शन 1 फरवरी। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप ध्यान दीजिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस अलग है और पर्यावरण दिवस अलग है। विश्व पर्यावरण दिवस अलग है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेगा तो 2 जून आंसर आपका होगा विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो है डी मतलब सी 1 मई, जानते हैं विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस जो है 1 मई और 1 फरवरी की बात करते हैं दोस्तों, तो 1 फरवरी को विश्व कैंसर डे, विश्व कैंसर डे 1 फरवरी को, विश्व कैंसर डे जो है 1 फरवरी को है। आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन आपके सामने है, अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, राजा मानसिंह। दोस्तों आप जानते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। यह कहाँ है दोस्तों, अजमेर में। अजमेर कहाँ है आपका, राजस्थान में है। अजमेर जो है राजस्थान में है। आप ध्यान दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण अजमेर में कराया गया था। अजमेर आपका कहाँ है, राजस्थान में है। ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए अकबर है दोस्तों। अकबर की बात करते हैं तो अकबर का किला इलाहाबाद में अकबर ने बनवाया था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी जो है आगरा में है, अकबर द्वारा निर्मित कराया गया था। उसका जहांगीर का फोर्ट जो है वो भी आपका अकबर द्वारा ही निर्माण कराया गया, आगरा में है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन जो है शाहजहां, शाहजहां को फेमस है, आप जानते हैं ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया है। उसके बाद दीवाने खास का निर्माण, शीश महल का निर्माण ये जो है शाहजहां द्वारा कराया गया है। राजा मानसिंह की बात करते हैं दोस्तों, राजा मानसिंह जो है आपके वो मृगनयनी का महल मध्य प्रदेश के ग्वालियर राजा मानसिंह के द्वारा ही कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यटन स्थल नालंदा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा कब दिया गया था। दोस्तों नालंदा जो है आपका बिहार में है, आप इसको ध्यान रखिए। नालंदा कहाँ है, बिहार में है दोस्तों, बिहार में है। इसको विश्व विरासत का दर्जा यूनेस्को द्वारा 2016 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी की याद आ गई हमको दोस्तों, 2014 में ध्यान दीजिए, 2014 में यूनेस्को द्वारा आपकी जो 100 के नोटों पर रानी की बावड़ी है उसको विश्व विरासत की दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। 2016 में नालंदा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का शोध संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता, गुड़गांव, कटक एंड बेंगलुरु। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कोलकाता जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण शोध संस्थान कोलकाता में है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, गुड़गांव। गुड़गांव दोस्तों जो है वो आपका राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है गुड़गांव में है। गुड़गांव पड़ता कहाँ है, हरियाणा में दोस्तों, हरियाणा में गुड़गांव है दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, यहाँ राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपका गुड़गांव में है। कटक की बात करते हैं दोस्तों तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। कटक आपका कहाँ है, उड़ीसा में है दोस्तों। कटक कहाँ है, उड़ीसा में। अच्छा बात दोस्तों, जब याद आ गई हमको कटक, तो कटक ध्यान दीजिए आप, ये महानदी के किनारे बसा हुआ शहर है। महानदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, कटक आपका है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एंड लास्ट ऑप्शन बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है भारतीय खगोल संस्थान, आप ध्यान दीजिए बेंगलुरु भारतीय खगोल संस्थान वहाँ का है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पता होगा, प्रसिद्ध हिडिंबा देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तराखंड एंड डी ऑप्शन इज पंजाब। दोस्तों आप जानते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आ गया है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये थे मेरे क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक करने से दोस्तों क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। प्लीज़ आप लोग लाइक करके ही जाया करिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।